So today we shall see the relationship between torque and angular acceleration. जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आने से क्या क्या इफेक्ट दिखाता है. द बॉडी अंडरगोज चेंज इन मोमेंटम, द बॉडी अंडरगोज एन एक्सीलरेशन इफ इट इज ए रिजिड बॉडी, और देयर इज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन, इट डज सम वर्क, है कि नहीं. ये सारा चीज हम लोग पढ़े थे एज एन इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी. वो सारा इफेक्ट रोटेशनल मोशन में कौन करवाता है? दैट इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ ए फोर्स, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देखे थे. क्या देखे थे? टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, ऐसे दिखाए थे, है कि नहीं. तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, उसको मोशन में लेना है तो यू नीड ए टॉर्क. मोशन में है, एंगुलर मोशन, उसका एंगुलर मोशन बदलना है तो यू नीड ए टॉर्क. When a body, a torque is needed to do work when a body is moving in a or moving in rotational motion, उसमें वर्क करने के लिए चाहिए. So whenever a torque acts on a body, body undergoes an angular momentum, जिसे न्यूटन्स लॉ हम लोग पढ़े थे. Whenever an external force acts on a body, the body undergoes a change in linear momentum, so that the rate of change in linear momentum is equal to force. Similarly here, whenever a torque acts on a body about an axis, the body undergoes a change in angular momentum. Rate of change in angular momentum is called torque. मतलब पढ़े नहीं हम लोग अभी एंगुलर मोमेंटम क्या है, बस इतना मैं बताना चाहता हूँ. Whatever role force plays in translatory motion, exactly similar role torque plays in rotatory motion. समझ में? तो लिखेंगे torque and angular acceleration. Torque in rotational motion, torque in rotational motion is same as force in ट्रांसलेटरी मोशन. हम कहेंगे हमारा ट्रांसलेटरी मोशन में ये और लिनियर मोशन में और ये रोटेशनल मोशन में थोड़ा हम याद कर लेते हैं कि क्या क्या एनालॉजी था. यहाँ पर जो इनर्शिया था वो इनर्शिया क्या था? इट वाज डिपेंडिंग ऑन मास. Here it was moment of inertia, है कि नहीं, जिसको हम लोग I से डिनोट करते थे. ट्रांसलेटरी मोशन का इनर्शिया, रोटेटरी मोशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मास इज एनालोगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, है ना. सिमिलरली यहाँ पर जो था फोर्स, तो यहां पर होता है सिमिलर रोल प्ले करता है टॉर्क. यहां पर होता है लिनियर एक्सीलरेशन और यहां पर होगा एंगुलर एक्सीलरेशन. यहां पर फोर्स, मास और एक्सीलरेशन में रिलेशन था क्या? F इज इक्वल टू m इंटू ए. यहां पर क्या होना चाहिए? कौन प्रिडिक्ट करेगा? व्हाट इज द रिलेशन हियर? फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सीलरेशन की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन. तो यहां पर रिलेशन बनेगा टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. यहां पर एफ और ए सेम डायरेक्शन में थे, नहीं, एफ और ए सेम डायरेक्शन में थे. यहां पर भी टाउ और अल्फा सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सीलरेशन होगा. बस याद रखना है कि टाउ, आई, अल्फा, ऑल these three parameters are calculated about the same axis. समझ में आया? फिर all are calculated along, ऐसे इसको दूसरा स्टेप करके लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा. ये हो गया पॉइंट नंबर 1, हम लोग समझ गए. चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. पॉइंट नंबर 2, इन द रिलेशन tau is equal to I alpha.
all parameters are calculated along सेम एक्सिस। थोड़ा ये रेस्ट्रिक्शन को याद रखना, मतलब जिस एक्सिस का टॉर्क है उसी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी एक्सिस में एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उनके बीच में रिलेशन रहेगा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। समझ में आया? बस आपको बेहतर समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक डंडा है। अब इस डंडे को मान लो कि इधर से हिंज कर दिया गया है, इट इज हिंज्ड हियर टू द रूफ। डंडे का कुछ मास m है, लेंथ l है। अब इस डंडे को यहां से ऐसे बांध के रखा गया है। द डंडा ऑफ मास m लेंथ l इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। समझ में आया? अगर ये थ्रेड को यहां से काट देंगे तो क्या होगा? डंडा ऐसे ही रहेगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा। और ये उल्टी इमेजिन किए नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो ये वाला जो फ्री एंड है उसका इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? व्हाट विल बी इनिशियल इनिशियल लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ दिस पॉइंट। समझ में? हम क्या निकालना चाहते हैं? फॉर द इनिशियल लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ द फ्री एंड। समझ में? तो क्या लिखे हैं क्वेश्चन में? इन फिगर शोन the bar was released from horizontal position find initial linear acceleration of free end of bar। तो दिया है कि अगर ये थ्रेड को हम काट देते हैं, ऑब्वियसली कि ये डंडा कुछ ऐसे गिरने वाला है, ये एंड ऐसे मूव करने वाला है, तो मूव करेगा तो क्या होगा? इसका इनिशियल एक्सीलरेशन। इनिशियल एक्सीलरेशन जानने का तरीका हुआ F इक्वल टू ma, इसे निकाल सकते हैं। लेकिन वो किस में होता है? कौन सा मोशन में होता है? लीनियर मोशन में होता है। क्या ये बॉडी लीनियर मोशन में है? नहीं, तो F इक्वल टू ma तो नहीं कर सकते। F इक्वल टू ma होता है लीनियर मोशन में। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि बॉडी इज अंडरगोइंग ए रोटेशनल मोशन। क्या करेंगे? रोटेशनल मोशन में ए नहीं निकलता, अल्फा निकलता है। कैसे निकलता है? बाय द रिलेशन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। अब ये हो गया आपकी, ये हो गया दी हॉरिजॉन्टल बार जो कि यहां से गिरने वाला है, और ये बार यहां पर ऐसे सस्पेंडेड था। मास इसका m, लेंथ इसका l। अब ये इसको थ्रेड को काटेंगे तभी ये गिरेगा। गिरेगा मतलब कौन सा मोशन होगा? लीनियर मोशन होगा कि रोटेशनल मोशन होगा? रोटेशनल मोशन होगा, क्योंकि घूमेगा। क्या बता सकते हो कि अगर ये डंडे का दोनों एंड को मैं नेमिंग कर देता हूं, इट विल पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, जब भी कोई चीज घूम रहा है उसका कोई एक्सिस होगा। कौन सा एक्सिस में घूम रहा है? इट इज रोटेटिंग अबाउट ए और अबाउट बी। और कौन सा पॉइंट में ये रोटेट कर रहा है? ये डंडा ऐसा है, ऐसे यहां से गिरेगा तो इस एक्सिस में रोटेट नहीं कर रहा है क्या? When the danda rotates like this, is not it rotating about this end? Yes, it is rotating about an axis passing through A. क्या आप एक्सिस को देख पा रहे हो? जब ये डंडा ऐसे घूमेगा, how is the axis? Axis is my plane. एक्सिस क्या होता है? It is an imaginary line perpendicular to the plane of rotation passing through a point which is not moving. ये डंडे का कौन सा पॉइंट मूव नहीं कर रहा है? पॉइंट ए। तो उस पॉइंट से पास करता हुआ कोई इमेजिनरी लाइन जो प्लेन ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर है, ये ऐसे से घूम रहा है तो उसको परपेंडिकुलर होकर एक्सिस हो गया ऐसे। सो माय फिंगर इज नाउ और द पेन इज नाउ रिप्रेजेंटिंग द एक्सिस अबाउट व्हिच द डंडा विल रोटेट। क्या बात समझ में आया? तो इट विल रोटेट अबाउट पॉइंट ए। सो फर्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग? द बार रोटेट्स about
about an axis through A, हाँ ये A में पास करता हुआ एक्सिस में घूमेगा, क्लियर, A में पास करता हुआ एक्सिस में घूमेगा, ठीक है। तो क्यों घूमेगा? कोई चीज रेस्ट में था, घूमने के लिए कोई टॉर्क चाहिए, कौन घुमाएगा? कोई टॉर्क होगा इसलिए घूम रहा है। टॉर्क कौन बनाता है? फोर्स बनाता है। जब डंडे को हम छोड़ दिए यहां से गिरने के लिए, क्या कोई बता सकता है इस बार के ऊपर हाउ मेनी फोर्सेस आर कमिंग? हम छोड़ चुके हैं गिरने के लिए। एक तो फोर्स यहाँ पे आ रहा होगा जहां पर वो कनेक्टेड है, आ रहा होगा कि नहीं? दूसरा होगा एक वेट यहाँ पे कहीं होगा, कहाँ होगा? मिड पॉइंट में होगा। तो ये दोनों फोर्स में से कौन सा फोर्स ए में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? एफ और mg और बोथ? बोलो, प्रीवियस क्लास हम लोग देखे थे, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स passes through the axis it does not produce any torque. अब ये फोर्स इज पासिंग थ्रू ए, विल इट प्रोड्यूस एनी टॉर्क? नो। अरे हम लोग देखे थे कि नहीं देखे थे? बट mg विल प्रोड्यूस सम टॉर्क, है ना? कौन सा टॉर्क बनाएगा? क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा? अबाउट ए, mg डंडे को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, सो इट प्रोड्यूस ए क्लॉकवाइज टॉर्क। सो ये पॉइंट ए में, एक्सिस ए में अब घूमने वाला है क्योंकि देयर इज सम टॉर्क एंड दैट टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय वेट, नॉट बाय द फोर्स। हियर दो ही तो फोर्स है, यहां से छोड़ चुके हम लोग, ये गिर रहा है, पहले थ्रेड से बंधा हुआ था, थ्रेड को काट दिए, अब ये गिर रहा है। हियर देयर इज नो फोर्स, हियर इज ए फोर्स, हियर इज ए फोर्स। ये फोर्स तो टॉर्क बनाने से रहा क्योंकि इट इज पासिंग थ्रू द एक्सिस, ओनली दिस विल प्रोड्यूस सम टॉर्क। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। तो यस यस, नाउ ये हो गया टॉर्क। तो टॉर्क कितना होगा भाई? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है एक्सिस, ये है फोर्स, ये डिस्टेंस कितना है? दिस डिस्टेंस इज L/2। समझ में आया? दिस इज द फोर्स, दिस इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड, mg L/2। इस टॉर्क के चलते कौन घूमेगा? डंडा घूमेगा। डंडे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? हमें क्या निकालना है? वी हैव टू सी दैट ऑल टाउ आई अल्फा टू बी कैलकुलेटेड अबाउट द सेम एक्सिस। क्या कोई मुझे बताएगा जब ये टॉर्क आया, जो घुमा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? डंडा घूमेगा। डंडे का मास m है, लेंथ l है। इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। इस एक्सिस में इस बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको मालूम है, वो है ml²/3, है कि नहीं? अगर ये हो गया टॉर्क, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमें पता ये करना है कि क्या होगा एंगुलर एक्सीलरेशन। अब ये घूमने वाला है। द एंगुलर एक्सीलरेशन अबाउट एक्सिस ए इज टाउ बाय आई। लीनियर एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, ये होगा टाउ बाय आई। टाउ हो गया mg L/2 और ये हो गया ml²/3। थोड़ा मारपीट करो तो इज इट कमिंग 3g/12? यस, द एंगुलर एक्सीलरेशन इज 3g/12। समझ में आया? लेकिन ये तो नहीं पूछा था। पूछा क्या था? पूछा था एक्सीलरेशन ऑफ द फ्री एंड। अब ये पॉइंट, कोई बॉडी जब घूम रहा है, सोचो ये डंडा है, अब ये घूम रहा है, ये मान लो ये घूमते हुए इस पोजीशन में आया, तो बताओ आउट ऑफ ए एंड बी, ये पोजीशन से ये पोजीशन में आया, आउट ऑफ ए एंड बी कौन सा पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? अरे ये जब यहां से यहां तक आया, जितना एंगल आया, ये यहां से यहां तक आया, उतनी ही एंगल आया। ये जितने समय में आया, ये उतने ही समय में आया, तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी बराबर है। बट लीनियर वेलोसिटी देखो, ये जितने दूर आया, ये उससे काफी ज्यादा दूर आया है, सेम टाइम में आया, मतलब ये पॉइंट का स्पीड ज्यादा है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट इज सेम, बट लीनियर वेलोसिटी इज ओमेगा इनटू आर। हम लोग पढ़े थे, है कि नहीं? तो सिमिलरली जब ये घूमेगा, इसका हर एक पॉइंट का एंगुलर एक्सीलरेशन अबाउट ए विल रिमेन सेम। जैसे इसका एंगुलर वेलोसिटी जितना है, उसका एंगुलर वेलोसिटी उतना ही है, इसका भी एंगुलर वेलोसिटी इतना है,
लेकिन हर एक का लीनियर स्पीड आर डिफरेंट। सिमिलरली हर एक पॉइंट का एंगुलर एक्सीलरेशन अबाउट ए विल बी सेम, और बी का एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है, जितना मिड पॉइंट का है, जितना ये पॉइंट का है, जितना ये पॉइंट का है, जितने का मतलब 3g/12। सो बी का एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया 3g/12। व्हाट इज द लीनियर एक्सीलरेशन? सर्कुलर मोशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ना, a = α r। इट इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस l। बी अभी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, नहीं घूम रहा है? देखो हम बी को अलाउ किए हैं नीचे गिरने के लिए। इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ लाइक दिस। इस सर्किल का रेडियस कितना है, रॉड का लेंथ जितना है। तो आप कहोगे ए लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ, ऐसे थोड़ा सा इसको जगह बना देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट अ मिनट। हाँ यस, ठीक। तो लिखेंगे ए दैट इज लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ फ्री एंड is equal to alpha r। अल्फा इज 3g/12 और r की जगह क्या लिखेंगे, रेडियस कितना है, इस लेंथ के बराबर है, so it is 3g/2। the linear acceleration of free end will be 3g/2। करना क्या पड़ा मुझे निकालना पड़ा व्हाट इज द एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, देन आई फाउंड व्हाट इज द लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ फ्री एंड। क्यों एंगुलर एक्सीलरेशन निकाले? क्योंकि हमने दिखा कि ये बॉडी लीनियर मोशन में नहीं है, इट इज इन रोटेशनल मोशन। आया समझ में? ठीक है, ठीक है। थोड़ा और एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक डिस्क है, दिस इज व्हाट इज ए डिस्क, जिसका मास m है और रेडियस r है। ये जो डिस्क है इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। यहाँ पर ऐसे क्लैंप लगा, ये डिस्क इस एक्सिस पे घूम सकता है। एंड सपोज इसके ऊपर एक थ्रेड लगा है, थ्रेड इज वुंड ऑन दिस डिस्क। इसके ऊपर एक थ्रेड लगा है, सॉरी, इसके ऊपर एक थ्रेड लगा है, जो थ्रेड इज वुंड ऑन द डिस्क एंड यू आर पुलिंग वन एंड ऑफ द थ्रेड। अब ये डिस्क का मास m है, रेडियस इसका r है, ठीक है। डिस्क का मास m है, रेडियस इसका r है। अगर हम इस थ्रेड को किसी एक फोर्स F में खींचेंगे तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा, है कि नहीं? क्योंकि थ्रेड इसके ऊपर लगा, आप खींचेंगे तो थ्रेड घूमेगा। हमें पता करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस और व्हाट इज द लेंथ ऑफ थ्रेड कमिंग आउट फ्रॉम द डिस्क इन t सेकेंड्स। t सेकेंड में कितना थ्रेड निकल के बाहर आएगा? समझ में आया? तो लिखेंगे इन फिगर शोन, इन फिगर शोन a thread is wound on a disc of mass m, radius r, of mass m, radius r, mass m and radius r. A force F pulls the thread. A force F pulls the thread. Find length of thread coming out in t seconds. थ्रेड कितना थ्रेड निकल के आएगा t सेकेंड में, हमें पता करना है। ये पॉइंट को ये खींचने लगा, कितना थ्रेड निकल के आएगा t सेकेंड में। देखने में कितना डरावना लगता है, लेकिन सोचो, स्टेप वाइज सोचो, सिस्टमेटिकली सोचो और बताओ। पहले हम देखेंगे, हम जो मोशन एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कौन सा मोशन है।
इज इट ए रोटेटरी मोशन और ए ट्रांसलेटरी मोशन? क्या कहोगे? हाँ बोल बेटा। 2F/m। 2F/m ऐसे बोला है लड़का। पहले आप बताओ ये रोटेटरी मोशन है कि ट्रांसलेटरी मोशन है? रोटेटरी मोशन हम जो खींचेंगे ये घूमेगा नहीं। अगर किसी तरह से मुझे पता चल जाएगा कि ये जो पॉइंट है वो इधर को क्या एक्सीलरेशन में जाना शुरू किया है, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी 0 था, t सेकंड में कितना दूर जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो निकाल देंगे। ये जितना आगे जाएगा उतना ही थ्रेड निकल के आया है। आई नीड टू नो द एक्सीलरेशन ऑफ दिस पॉइंट, ये मिल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। सोचो जब मैं थ्रेड को खींच के इसे ले लिया हूं, थ्रेड का ये वाला पॉइंट का एक्सीलरेशन ज्यादा है कि ये वाला पॉइंट का एक्सीलरेशन ज्यादा है? सारे एक दूसरे के साथ बंधे हुए। अगर ये पेन ऐसे मूव कर रहा है तो इसका ये पॉइंट का एक्सीलरेशन, ये पॉइंट का एक्सीलरेशन सब बराबर है। तो इसका मतलब इसका जो एक्सीलरेशन है इसका भी वही एक्सीलरेशन है, इसका भी वही एक्सीलरेशन है। ओह अच्छा, मतलब ये पॉइंट का एक्सीलरेशन पता कर देंगे तो ये कितना एक्सीलरेशन में भाग रहा है पता चल जाएगा। ये पॉइंट का लीनियर एक्सीलरेशन इज गिवन बाय रोटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ दिस डिस्क इनटू r, अल्फा, है कि नहीं? हाँ, हम कायदे पे आगे, रोटेशनल मोशन है, हमको अल्फा निकालना आता है। अल्फा निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा एक्सिस में घूम रहा है, और हमें तो दिख रहा है कि इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O। तो O में टॉर्क क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, वहां से हमको अल्फा मिल जाएगा। अल्फा मिल जाएगा, अल्फा से हमको A मिल जाएगा, A से हमको पता चल जाएगा कि कितना दूर जाने वाला। क्या मेरी बात समझ में आया? यस। तो पहला चीज हमें यह समझ में आया कि द बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन, मतलब हमें कुछ टॉर्क वगैरह निकालना पड़ेगा, फोर्स से काम नहीं बनने वाला। तो पहला चीज है, सबसे पहला स्टेटमेंट है, आपको पता करना है कि कौन सा एक्सिस में घूमेगा। सॉल्यूशन में लिखेंगे डिस्क रोटेट्स अबाउट O। अच्छा, कोई बता सकता है कि डिस्क के ऊपर कितने तो फोर्स आ रहे होंगे? एक तो हम खींच रहे हैं और उसका वेट भी है, और जहां पर इसको हिंच किया गया है वहां पर भी फोर्स आ रहा होगा। डोंट यू फील द डिस्क विल एक्सपीरियंस ए वेट लाइक दिस एंड ए टॉर्क, ए नॉर्मल रिएक्शन लाइक दिस, दोनों रहेंगे। एंड बोथ ऑफ दीज फोर्सेस आर पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द डिस्क, एंड व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स passes through the axis it doesn't produce any torque। तो ये जो वेट है उसके लिए कोई टॉर्क बनेगा क्या? क्या ये जो वेट है उसके चलते ये डिस्क घूम सकता है क्या? नहीं घूम सकता है, इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। नॉर्मल रिएक्शन इसके लिए भी नहीं घूम सकता है, लेकिन घूमेगा किसके लिए? ड्यू टू फोर्स। तो हमें पता चल गया है कि इट इज रोटेटिंग अबाउट O। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द टॉर्क अबाउट O? हु इज प्रोड्यूसिंग टॉर्क? फोर्स। कितना टॉर्क? टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स इज गिवन बाय force into perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation। ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, ये हो गया आपकी फोर्स, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो r है, तो बन गया टॉर्क इज Fr। क्या कहानी समझ में आ रहा है? एक बार आपको टॉर्क समझ में आ गया तो इस टॉर्क के चलते जो भी कुछ घूमेगा, मतलब डिस्क, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ये मास m रेडियस r का डिस्क है अबाउट O। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है डिस्क के लिए? हाफ m r स्क्वायर। काफी लोग उतारने में लगे हुए हैं, श्राप देता हूं अगले शर्म में वो लोग जेरॉक्स मशीन बनेंगे। कॉपी करना उनका आदत है, कुछ बोलना नहीं है, लिख के ले जाओ, आप डॉक्टर बन जाओगे। वो रामदेव बाबा एक मेधा बटी देते हैं, है ना, खाने से ज्ञान बढ़ता है। कोचिंग वोचिंग कुछ भी जाने की जरूरत नहीं, खाते पीते सोते रहो घर में, एक एक तो मेधावटी खाते रहो, पता चला ईयर एंड में इंजीनियरिंग मेडिकल सब मिल जाएगा। मुंह नहीं खोलेंगे। हाफ बोलो, I0 क्या था? हाफ m r स्क्वायर। मुंह खोलेंगे तो बगल वाले बच्चे को भी पता चलेगा कि ये मुंह ब्रश करके नहीं आया, कभी मुंह नहीं खोलता है। अच्छा, तो बताइए अब ये एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? फॉर्मूला है टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितना हुआ देखो तो, कितना हुआ ये टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे तो? इज इट कमिंग?
2F/mr। ये मतलब ये अभी घूमेगा क्या एंगुलर एक्सीलरेशन में, एंगुलर एक्सीलरेशन 2F/mr है। अब हम लिखना चाहते हैं ए, लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ थ्रेड। थ्रेड का लीनियर एक्सीलरेशन कितना होगा, ए निकालना है। जो डाटा दिया गया है उसमें से ए निकालने का तरीका क्या है, ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर। सो सिंपल, सो इट इज अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर, अल्फा ओ इंटू आर। तो कितना हुआ ये, इट इज 2F/m। नहीं पूछा टी सेकंड में कितना दूर जाएगा। अब हमें मालूम है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एक्सीलरेशन निकाल चुके हैं, टी सेकंड में कितना दूर जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यू टी तो 0 हो गया। सो हाफ ए टी स्क्वायर करो तो मिलेगा ft square by m. So the length of thread coming out in t seconds is ft square by m. क्या बात समझ में आया? Yes. ठीक है, चलिए थोड़ा और डिफिकल्ट सा क्वेश्चन करते हैं। Here is a disk एंड इसके ऊपर कोई थ्रेड बांधा गया है, घुमाया गया है, और इसके ऊपर से यहां से चलो मानते हैं कि कोई एक ब्लॉक ऐसे झूल रहा है, ब्लॉक का मास है m, और ये डिस्क कुछ ऐसा है, ये फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस है, द डिस्क कैन रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। इसका भी मास चलो मानते हैं कि m है, और दिया है कि इसका रेडियस r है। डिस्क का रेडियस क्या है, डिस्क का रेडियस r है। Are you able to see the situation? अब छोड़ देंगे तो क्या होगा बताओ, ये ब्लॉक चलेगा नीचे और ये डिस्क घूमने लगेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा। मुझे वो सब नहीं पूछा गया है, मुझे पूछा गया है बताओ with what acceleration the block goes down। क्वेश्चन समझ में आया? When the block is allowed to move with what acceleration it goes down। समझ में आया? और ये ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर वाला है डिस्क। In figure shown, सर 2G। अच्छा, एक लड़के ने 2G बोला है आंसर। बिफोर वी गो फॉर एनी कैलकुलेशन थोड़ा सोचें, अगर मैं ये थ्रेड को काट देता हूं, ब्लॉक कितना एक्सीलरेशन में गिरेगा, कितने में गिरेगा, G, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बंधा हुआ है तो एक्सीलरेशन 2G होगा, डबल स्पीड में जाएगा, वो डबल एक्सीलरेशन में जाएगा। अब इसको कट कर देंगे थ्रेड को तो गिरेगा G में। बंधा हुआ उसके बावजूद उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डबल हो जाएगा, पॉसिबल है? हाँ, तो ऑनलाइन वाले वीडियो थोड़ा साफ करके तो थप्पड़ खा सकते हैं, फिर लगा सकते हैं। हाँ, इन फिगर शोन व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक M। क्या अंकित अग्रवाल अपना, अंकित हमारा चक्रवर्ती अपना एक स्टैटिक फोटो लगा के सो गया है कि हिल डुल रहा है? हिल भी नहीं रहा है, मुझे लग रहा है स्टैटिक फोटो लगा के सो गया है। अंकित? यस सर। योर वीडियो स्टैटिक हो गया है। अच्छा, फोटो लगाया बेटा, व्हाई यू आर नॉट ऑन वीडियो? ऐसा चालाक लड़कों को देखो, देखो रे भैया, ये हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, ऐसा लगा के बैठ गया, जो देखेगा लड़का तो बैठा है, पता चला वो, हाँ क्या है, पता चला कि फोटो लगा के वीडियो पीछे बैठ गया। ठीक है, वो क्या किया है, अपना जो प्रोफाइल पिक है उसमें अपना बढ़िया सा फोटो बनाया है। कोई भी सोचेगा देखिए कि हाँ वो वीडियो ऑन करके बैठा है, पता चला वीडियो ऑफ करके फोटो लगा के सो गया। अंकित बताओ, ये मास जो m है ब्लॉक का, वो ब्लॉक का कौन सा मोशन हो रहा है, लीनियर मोशन हो रहा है कि रोटेशनल मोशन हो रहा है? सर ब्लॉक का लीनियर मोशन हो रहा है।
और डिस्क का सर डिस्क का रोटेशनल। सो नाइस ऑफ यू, वेरी गुड। तो अभी हमें पता चल गया कि ब्लॉक का लीनियर मोशन हो रहा है और डिस्क का रोटेशनल मोशन हो रहा है, मुझे ए पता करना है। तो यहाँ पर लीनियर मोशन की बारे में बात करेंगे। लीनियर मोशन होता है बिकॉज ऑफ फोर्स। अगर हम कहेंगे कि ये थ्रेड में कुछ टेंशन टी है और ये ब्लॉक नीचे आ रहा है एम में और इसके ऊपर कुछ वेट तो एम जी आ रहा होगा, साथ साथ एक शूडो फोर्स एम ए आ रहा होगा, होगा कि नहीं? क्या आप बता सकते हो लीनियर मोशन ऑफ ब्लॉक को अगर हम एनालिसिस करेंगे टी एम जी एम ए में क्या रिलेशन मिलेगा? टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, है कि नहीं? फिर टी प्लस एम ए इक्वल एम जी, तो टी इक्वल एम जी माइनस एम ए। ब्लॉक का लीनियर मोशन था, कितना आसानी से रिलेशन निकल गया। एम ए क्या है? शूडो फोर्स। अच्छा, डिस्क के लिए रोटेशन ऑफ डिस्क, डिस्क का रोटेशन की बात करेंगे तो डिस्क का कौन सा मोशन हो रहा है? रोटेशनल मोशन हो रहा है। कौन सा एक्सिस में हो रहा है? इट इज रोटेटिंग अबाउट ओ। पहला स्टेप है पता करना है कि कौन सा एक्सिस में घूम रहा है। ये एक्सिस ओ में घूम रहा है, आओ ओ में घूम रहा है। तो चलो निकालते हैं टॉर्क अबाउट ओ। टॉर्क क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फोर्स। क्या कोई मुझे बताएगा हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द डिस्क? यहाँ पे टेंशन है तो यहाँ पे भी तो टेंशन होगा, होगा ही नहीं होगा? थ्रेड मस्ट बी पुलिंग दिस वन आल्सो। और डिस्क का अपना वेट भी तो होगा। वेट कैसे होगा? वेट ऐसे होगा यहाँ पे, और क्या होगा? डिस्क के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, ऐसे होगा। तीन फोर्स है। हाउ मेनी फोर्सेस आर प्रोड्यूसिंग टॉर्क अबाउट ओ? ओनली टी, क्योंकि mg and normal reaction are passing through the axis, they will not produce any torque. Torque is produced only by t. What is the torque produced then? The torque produced is force into perpendicular distance of line of action of force, tr. Oh, so simple. अच्छा, इस टॉर्क के चलते जो भी घूमेगा, जो भी मतलब डिस्क घूमेगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, यू नो, फॉर्मूला सबको मालूम है, हाफ एम आर स्क्वायर। अच्छा, तो ठीक है, क्या हम इतनी डाटा से एंगुलर एक्सीलरेशन पता कर सकते हैं? हाँ, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। इज इट कमिंग टू टी बाय एम आर? यस, दिस इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। आया समझ में? ओ, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। रोटेशनल मोशन हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, अगर डिस्क का एंगुलर एक्सीलरेशन हमें पता चल गया और थ्रेड का लीनियर एक्सीलरेशन है a, क्योंकि ये जितना में जा रहा है ये वाला कौन उतने में नीचे जा रहा है एक्सीलरेशन में, ये भी वही एक्सीलरेशन में, ये भी वही एक्सीलरेशन में, ये भी वही एक्सीलरेशन में जा रहा है। तो a और अल्फा में कोई रिलेशन है आपके पास? अल्फा है ये एंगुलर एक्सीलरेशन, a है लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ दिस पॉइंट। क्या रिलेशन है? a is equal to alpha into r, because this point is moving in a circle of radius r। नहीं तो हम कहेंगे a is equal to alpha into r। अल्फा का वैल्यू तो मालूम है, into r करो तो 2t by m, और t is equal to ma by 2। t is equal to ma by 2। क्या बात समझ में आया? अब ये सारा चीज को यहां से t इक्वल m by 2 निकाल के अगर हम डाल देते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो हमें वहां से a का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए थोड़ा आप लोग कोशिश करिए, यू कैन डू इट। यू कैन डू इट। जब तक आप लोग ट्राई कर रहे हो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं। yes. ये मिल गया t इक्वल m by 2। पुटिंग इन इक्वेशन 1, t इज इक्वल टू mg माइनस ma, t हो गया ma by 2 इज इक्वल टू mg माइनस ma। क्या a का वैल्यू आया 2g by 3,
आ रहा है? यस, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी 2g/3. तो व्हाट आई वांट टू इंसिस्ट अपॉन इट इज, जब भी आप कोई मोशन को स्टडी कर रहे हो, पहला काम है देखो कि लीनियर मोशन है कि रोटेशनल मोशन है. लीनियर मोशन है तो F = ma से हमारा काम निकल जाएगा. रोटेशनल मोशन है तो कौन सा एक्सिस में घूम रहा है, उस एक्सिस में टॉर्क क्या है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, वहां से एंगुलर एक्सीलरेशन निकालो. समझ में आया? ये बात है. ठीक है, ठीक है. हमें टॉर्क क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, समझ में आ गया. यहाँ पर मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो वुड लाइक टू से अबाउट ए फिजिकल बैलेंस. फिजिकल बैलेंस आप लोग देखे होंगे, ऐसा होता है. यहाँ पे ऐसे पैन्स होते हैं, दीज पैन्स, और ये यहाँ से ऐसे झुलाया जाता है. दिस इज व्हाट इज द पॉइंटर. हम यहाँ पे कोई एक वेट रखते हैं और इधर कुछ चीजें रखते हैं. सपोज आलू रख लिए, मान लो कि ये M1 मास का है, ये M2 मास का है, और ऐसे झुलाने से अगर ये पॉइंटर जो है वो सीधे ऊपर की तरफ रहा तो हम कहते हैं कि दोनों मास बराबर है कि नहीं. तो पहला चीज तो है कि आप देखोगे कि ये जो M1 मास है उसकी चलते यहाँ पे एक वेट आ रहा होगा M1g, और यहाँ पे एक वेट आ रहा होगा जिसको आप कहोगे M2g. ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, वो दोनों फोर्स इस बैलेंस को, ये फोर्स ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा होगा और ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा होगा. इन ए गुड फिजिकल बैलेंस दिस लेंथ एंड दिस लेंथ आर इक्वल, दे आर कॉल्ड बीम लेंथ. इसको बीम कहते हैं फिजिकल बैलेंस को, अदरवाइज बीम बैलेंस भी कहते हैं. तो यहाँ पर M1g है, M2g है. ये पॉइंटर ऐसा सीधा क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये इधर को घुमाने की कोशिश कर रहा है. जितना टॉर्क लगा के घुमाने की कोशिश कर रहा है, अगर मैं कहूंगा जितना फोर्स लगा के घुमाने की कोशिश कर रहा है तो गलत हो जाएगा. घूमने घुमाने वाली इफेक्ट कौन देता है? फोर्स की टॉर्क. टॉर्क जितना टॉर्क लगा के ये घुमाने की कोशिश कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, उतनी टॉर्क लगा के ये घुमाने की कोशिश कर रहा है. तो आप कहोगे एट इक्विलिब्रियम, जब ये बैलेंस्ड है तब आप कहोगे, और एट बैलेंस, ऐसा लिख सकते हैं, एट बैलेंस M1g के चलते जो टॉर्क हो रहा है, क्या टॉर्क हो रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर? द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ M1g फ्रॉम हियर इज L. नहीं तो आप कहोगे ये है L, ओहो ये है L. तो M1g इंटू L इज इक्वल टू, इधर से M2g इंटू L, और यहां से मिला GL कैंसिल हो गया, तो M1 इज इक्वल टू M2. तो दोनों मास बराबर है. समझ में आया? तो इसके बारे में जो 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, वो पहला हुआ ये, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग मोमेंट्स. मोमेंट बैलेंस करके काम चलता है. अच्छा, ये क्या मेजर करता है? मास और वेट. देखो M1 इज इक्वल टू M2, इधर M1 मास का हम डाले बटकरा तो इधर मिला M2 kg का आलू. क्योंकि G कुछ भी हो तो कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ, है कि नहीं? अगर हम अर्थ पे करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे G और G, और मून पे ले जाएंगे तो G/6, पर दोनों ही केस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा. समझ में आ रहा है? अब सपोज आई टेक इट इनटू ए एक्सीलरेटिंग लिफ्ट, जो लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो G की जगह हो जाएगा G+ है, तब भी कैंसिल हो जाएगा. लिफ्ट नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन A में तो हो जाएगा G- है, तब भी कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल वर्क सेटिस्फैक्टरीली एवरीवेयर. समझ में आया क्या? बट नॉट अंडर फ्री फॉल. अगर ये फ्री फॉल कर रहा होगा तो G के वैल्यू क्या लेंगे? 0. अरे G- A होता है ना, A का वैल्यू G हो गया तो G- A हो गया 0.
तो अगर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, जीरो जीरो को कैंसिल कर सकते हैं क्या? हम कहेंगे 2 into 0 is equal to, sir, we know is equal to 3 into 0, so simple 0 0 cancels out, 2 is equal to 3. ऐसा हो सकता है क्या? तो जीरो जीरो आप कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं, इसलिए ये फ्री फॉल में काम नहीं करता है, बाकी हर जगह बराबर काम करता है। क्या मेजर करता है? इट मेजर्स मास। ये मास मेजर करता है। इसलिए जब आप सब्जी खरीदने जाते हो उसको बोलते हो 2 kg आलू दो। 20 न्यूटन आलू कभी मांगा है? क्योंकि वो ऐसा वाला पकड़ के बैठता है। अगर तुम देखे कि वो इलेक्ट्रॉनिक वाला लेके रखा जो डिजिटल निकलता है, उसको देख के बोलोगे 20 न्यूटन आलू दो, तो अलग बात है। अब जब वो ये इसको लेके पकड़ के बैठा है, क्या बोलना है उसको? 2 kg आलू दो, नहीं? तो इट मेजर्स मास। पॉइंट नंबर 3 क्या है? It works satisfactorily with variation of G। ये अर्थ पे भी काम करेगा, मून पे, मार्स पे, कहीं भी जाओ काम करेगा। G का वेरिएशन होने से इसमें फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? अच्छा, ठीक है। नाउ यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टर्म, दैट इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। जिसमें हुआ क्या है? हुआ यूं है कि आपका लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन दोनों एक चीज के साथ, एक बॉडी के साथ मिल गए हैं, दोनों मोशन एक साथ हो रहा है। अभी तक ट्रांसलेटरी मोशन है तो एनालिसिस करना हमें आता था, रोटेटरी मोशन है एनालिसिस करना आता था। व्हाट इज रोलिंग मोशन? कोई बॉडी रोल करते हुए तुम लोग देखे हो? जब ये पंखा चलता है, डू यू कॉल इट ए रोलिंग मोशन? नो, इट्स ए रोटेशनल मोशन, नहीं? अच्छा, रोलिंग मोशन का एक एग्जाम्पल जो, जब गाड़ी चल रहा है उसका चक्का क्या हो रहा है? व्हील्स आर अंडर रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन का मतलब हुआ कि कोई चीज घूमते घूमते आगे जा रहा है। बस इतना सिंपल नहीं है उसका डेफिनेशन। ठीक है, क्या है बताता हूं। A body is said to be in pure rolling motion। सर ये प्योर फिर क्या होता है? अरे देखो एक मिनट, थोड़ा रुको, बता रहे हैं। A body is said to be in pure rolling motion if the linear velocity of center, linear velocity v of center is related to angular velocity about center, about center, angular velocity omega about the center। ठीक है, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट सेंटर। बाय रिलेशन v इज इक्वल टू ओमेगा आर। सर कुछ भी समझ में नहीं आया। हमको भी पहली बार समझ में नहीं आया था जब हमारे टीचर हमको पढ़ाए थे। कोई नई चीज नहीं है, हम आप सब एक जैसे। ये कोई चीज घूमते हुए जा रहा है आगे, तो ये अगर ऐसे घूमते हुए जा रहा है तो इसको हम रोलिंग मोशन नहीं कह सकते। क्यों सर? अभी तो बोले नहीं, इसको हम हर वक्त हर केस में रोलिंग मोशन नहीं बोलेंगे। कब रोलिंग मोशन बोलेंगे? जब v और ओमेगा में रिलेशन है, v इक्वल टू ओमेगा आर। जब v और ओमेगा में रिलेशन है v इक्वल टू ओमेगा आर का मतलब क्या है? हम तो शुरू से पढ़ेंगे कि v इक्वल टू ओमेगा आर होता ही है,
v इज ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा आर। तो यहाँ पर अगर v इक्वल टू ओमेगा आर होगा का क्या मतलब है? नहीं, वो था सर्कुलर मोशन में v इक्वल टू ओमेगा आर। सर्कुलर मोशन में v इक्वल टू ओमेगा आर और रोलिंग मोशन का v इक्वल टू ओमेगा आर कंप्लीटली अलग अलग चीज है। कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका रेडियस r है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, स्पीड इसका v है, v इक्वल टू ओमेगा आर। क्या ऐसा हो सकता है कि v बढ़ेगा लेकिन ओमेगा कांस्टेंट रहेगा? हो सकता है v घटेगा ओमेगा कांस्टेंट रहेगा? नहीं, v ओमेगा आर में रिलेशन कायम है और एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। समझ में? यहाँ पर v किसका लीनियर वेलोसिटी है? पार्टिकल का। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी उसी पार्टिकल का। सेम पार्टिकल का स्पीड, सेम पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी आर रिलेटेड बाय द रिलेशन v इक्वल टू ओमेगा आर। यहाँ पर v ऑफ सेंटर जो वेलोसिटी में जा रहा है, सेंटर का वेलोसिटी और दूसरे पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा ये सब पार्टिकल का है, इसका नहीं। क्या ये पॉइंट घूम रहा है? नो, नहीं। सेंटर का लीनियर वेलोसिटी एंड दूसरे पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान से स्टेटमेंट को अब देखें। A body is said to be in pure rolling motion if the linear velocity v of center is related to angular velocity omega about center। मतलब ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये सब का एंगुलर वेलोसिटी और इस पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन है v इक्वल टू ओमेगा। लेकिन यहाँ पर जिस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी उसी पार्टिकल का लीनियर स्पीड। समझ में आ रहा है ना डिफरेंस क्या है? यहाँ पर v बदलेगा, ओमेगा बदलेगा नहीं, लेकिन यहां पर हो सकता है कि v बदलेगा, ओमेगा नहीं बदलेगा। कैसे? अगर मैं ये जो बॉल है कोई रोल करके जा रहा था, मैं इसको यहां पर किक मार दिया सीधे, तो मेरा फोर्स के चलते इस एक्सिस में कोई टॉर्क तो नहीं बनेगा बिकॉज माय फोर्स इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। टॉर्क नहीं बनेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं बनेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं बनेगा तो एंगुलर वेलोसिटी नहीं बदलेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन कॉजेस ए चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी नहीं बदलेगा मतलब ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन धक्का खा के इसका स्पीड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यस, स्पीड बढ़ जाएगा लेकिन एंगुलर वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब v ओमेगा आर से ज्यादा भी हो सकता है, v ओमेगा आर से ज्यादा भी हो सकता है, v ओमेगा आर से कम भी हो सकता है। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। सपोज आपका गाड़ी कीचड़ में फंस गया, आपने जोर से एक्सीलरेटर दबाया, चक्का बाएं बाएं घूम रहा है लेकिन गाड़ी बहुत धीरे धीरे चढ़ रहा है। हो सकता ही नहीं हो सकता है? v इज मच लेस देन ओमेगा। और आप जा रहे थे, सामने कहीं स्लिपरी ग्राउंड आया, सडनली आपने ब्रेक लगाया तो चक्का घूमना बंद किया, चक्का का एंगुलर वेलोसिटी कम हो गया, लेकिन ग्राउंड में फ्रिक्शन नहीं है तो गाड़ी तो फिसलते हुए जा रहा है, मतलब v ज्यादा है ओमेगा आर कम है। v ज्यादा होके ओमेगा आर कम हो सकता है, v कम होके ओमेगा आर ज्यादा हो सकता है और v इक्वल टू ओमेगा आर हो सकता है। अकॉर्डिंगली इस किस्म की मोशन को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्लिपिंग, स्कीडिंग एंड रोलिंग मोशन। गाड़ी स्कीड कर गया, गाड़ी स्लिप कर गया, बोलने के लिए तो बोल देते, किसकी जगह किसको बोल देते, चलता है हमारा। समझ में आ रहा है? लेकिन हम बात कर रहे हैं रोलिंग मोशन का। रोल कर रहा है कब कहेंगे? जब v एंड ओमेगा आर रिलेटेड बाय द रिलेशन v इक्वल टू ओमेगा आर। क्या ये अंदर गया, गर्माहट लाया, आराम दिलाया? नहीं। चलो फिजिक्स है कि आयोडेक से पूछेंगे? नहीं, हाँ ठीक। क्या रोलिंग मोशन सबको समझ में आया? तो यहाँ पर v क्या है, ओमेगा क्या है, समझ में आया? v हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर, v इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी अराउंड सेंटर। क्या मेरी बात समझ में आया? तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई किया तो हम कहेंगे ये प्योर रोलिंग मोशन है, v इक्वल टू ओमेगा। अच्छा ठीक है। अब ये कोई बॉडी रोल कर रहा है तो मेरे भाई थोड़ा ध्यान से देखो, ये कोई बॉडी रोल कर रहा है, ये है वो बॉडी जो रोल कर रहा है, ऐसा। दिस इज ए रोलिंग बॉडी, थोड़ा ध्यान से देखना। नाउ आई कैन कंसिडर दिस बॉडी एज combination of a linear and a translatory motion। एक लीनियर मोशन और एक रोटेटरी मोशन को मिला देंगे, ये बॉडी लीनियर मोशन में
और ये घूम रहा है, ये दोनों मोशन को अगर जोड़ देंगे तो हमें रोलिंग मोशन मिलने वाला है। क्या ये बात समझ में आया? इस बॉडी के पास दोनों मोशन है, तो ये दोनों मोशन को जोड़ो, ये मोशन मिल जाएगा। नहीं तो ये क्या था? इट इज ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन। और ये क्या था? रोटेशन। ठीक है, ये क्या था? इट इज रोलिंग। Rolling motion can be considered as superposition of combination of a translatory motion and a rotational motion about the center, है कि नहीं? इन दोनों को जोड़ोगे तो ये मोशन मिलेगा। मतलब इस मोशन के बारे में हमें कुछ भी पूछा जाएगा, हम इन दोनों के लिए निकालेंगे और जोड़ देंगे। कोई पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी, तो हम इसका मोमेंटम निकालेंगे, इसका मोमेंटम निकालेंगे, जोड़ देंगे, मोमेंटम वेक्टर है। इसका क्या मोमेंटम है? इसका देख रहे हैं कि यहाँ का एक टुकड़ा जैसे मूव कर रहा होगा जितना वेलोसिटी में, यहाँ का एक टुकड़ा उतनी वेलोसिटी में इधर जा रहा होगा, इसका जितना मोमेंटम है उसका इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम है, दोनों का मिला के 0 हो गया, तो घूमने घुमाने के चलते टोटल मोमेंटम 0 हो गया। खाली इसके लिए मोमेंटम रहेगा mv, तो mv प्लस 0, तो इसका मोमेंटम mv है। खत्म कहानी। समझ में आया? पूछेगा बताओ इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो हमें निकालना है घूमने के कारण क्या काइनेटिक एनर्जी है, चलने के कारण क्या काइनेटिक एनर्जी है ना? और काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली ऐड कर दो, यू गेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए कुछ भी चीज अगर निकालना है हम इन दोनों के लिए निकालेंगे, और अगर वेक्टर है तो वेक्टोरियली जोड़ देंगे, स्केलर है तो स्केलर क्वांटिटी के फॉर्म में जोड़ देंगे। थोड़ा सोचें हम यहाँ पे, अगर ये बॉडी अभी भी वेलोसिटी में जा रहा है, ये ट्रांसलेटरी मोशन में है, कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है, कब कहते हैं? व्हेन एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। रोटेटरी मोशन में कब कहते हैं? व्हेन एवरी पॉइंट इज हैविंग सेम एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो ये v वेलोसिटी में जा रहा है, मतलब ये पॉइंट का वेलोसिटी कितना है? v है। ये पॉइंट का वेलोसिटी कितना है? वो भी सॉरी ये पॉइंट का वेलोसिटी कितना है? v है। इसका हर एक पॉइंट v वेलोसिटी में जा रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर ये जा रहा है v में, इस समय हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? v। क्या बातें समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ये घूम रहा है तो ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा r। ये पॉइंट का वेलोसिटी कैसे होगा? ये घूम रहा है तो ये पॉइंट का वेलोसिटी होगा ओमेगा r। ये पॉइंट का वेलोसिटी कैसे होगा? ओमेगा r। ये पॉइंट का वेलोसिटी कैसे होगा? ओमेगा r। So all points are moving with same angular velocity. Their linear velocities are given by omega into r. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इसका स्पीड है v, इसका है v, इसका कितना है? ओमेगा r, इसका ओमेगा r, इसका ये सबका ओमेगा r। लेकिन हम बात कर रहे हैं रोलिंग मोशन का। रोलिंग मोशन में ओमेगा r क्या होता है? वो तो v के बराबर होता है कि नहीं होता है? ओमेगा r इज इक्वल टू v। हम बात कर रहे हैं प्योर रोलिंग मोशन का। अब कोई पूछेगा बताओ भैया व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या वेलोसिटी बताओ? तो हम देखेंगे इसके लिए क्या वेलोसिटी, इसके लिए क्या वेलोसिटी। इसके लिए हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? v, और इसके लिए हाईएस्ट पॉइंट का ओमेगा r, बट दैट इज इक्वल टू v। दोनों को जोड़ो, रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा? 2v। So velocity of the highest point becomes 2v। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी हो गया 2v। सॉरी, the velocity of the highest point is 2v। अच्छा बताओ, अगर आपको समझ में आ रहा है, what will be the velocity of the lowest point? What will be velocity of lowest point? लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी देखो, इस केस में क्या था? ओमेगा r, मतलब v। किधर को? पीछे की तरफ। ये पॉइंट का v आगे की तरफ, दोनों का वेलोसिटी को जोड़ो, इसका आगे की तरफ भी, उसका पीछे की तरफ भी, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 0। लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 है। जब कोई चीज रोल कर रहा है उसका लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 है। समझ में आ रहा है? चाहे गाड़ी कितने भी स्पीड में जाए, चक्का का नीचे वाला पॉइंट का स्पीड 0 है।
तो यू फाइंड वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट इज 0। समझ में? ये सर्कुलर मोशन नहीं है, रोटेशनल मोशन में है। सर्कुलर मोशन में क्या होता था, कोई बॉडी का वेलोसिटी टैंजेंट टू द सर्किल होता था। लेकिन सोचो तो, कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, अब अपना दिमाग लगाओ, ये पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए। अब ये पॉइंट का वेलोसिटी यहाँ पे भी है ऐसा, यहाँ पर भी है ऐसा, ये दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट विल बी द वेलोसिटी एट ऑफ दिस पॉइंट। ये पॉइंट का इधर का हुआ वेलोसिटी भी और ये पॉइंट का वेलोसिटी हुआ भी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी, विल गेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होगा? अगर ये है v, ये है v, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा? शायद आपको समझ में आता होगा, √2v, सॉरी ये हो जाएगा √2v। अरे दोनों वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होल रूट ओवर √2v। क्या ये वेलोसिटी, ये पॉइंट का वेलोसिटी टैंजेंशियल है? नहीं, देखो कुछ अंदर की तरफ है, इट इज ट्रांस रोटेशनल मोशन। समझ में आ रहा है? कोई भी पॉइंट का अगर आपको वेलोसिटी पूछा जाएगा बहुत आसानी से निकाल सकते हो बाय फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट गोइंग टू रोटेटरी मोशन अबाउट द सेंटर और ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द बॉडी, दोनों को निकाल के जोड़ो और देखो कि वहां का वेलोसिटी क्या हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? अभी मैं थोड़ा सा छोटा सा एक्स्ट्रा चीज बताना चाहता हूं, कभी कभार न्यूमेरिकल करने में मेरे को हेल्प मिलेगा और बुक में आपको इसको एलाबोरेट नहीं किया है। दैट इज कॉल्ड द कांसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस। आपकी बुक में इंस्टेंटेनियस एक्सिस वाला चीज नहीं है कोर्स में, जबकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और आईडीजे के लिए जरूरत पड़ता है। कोई भी बॉडी ट्रांसरोटेशनल मोशन में भी है, रोटेशनल मोशन में है तो उसका एक्सिस मालूम है, ट्रांसरोटेशनल मोशन में है तो भी उसका एक एक्सिस मिलता है। कौन सा एक्सिस में घूम रहा है? दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो एक्सिस इटसेल्फ मूव करता है। खैर मैं उतना नहीं बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो रोलिंग मोशन है जिसको हम लोग ऐसे देख रहे हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस, कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्योर रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू लोएस्ट पॉइंट। आप सोचो कि यहाँ पे कोई एक एक्सिस है और इस बॉडी इस एक्सिस में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है और जगह की कमी है तो मैं सारा चीज को फिर से छोटा करना चाहूंगा। थोड़ा छोटा करने में क्या है, so what I find, I say rolling motion can also be considered as a pure rotation with angular velocity omega about an axis passing through the lowest point। ये क्या हो गया? प्योर रोटेशन अबाउट p। मतलब ये मोशन मिलके जो इफेक्ट दिखाएंगे, ये अकेला मोशन इसकी बराबर है। क्यों मत पूछो, समझाने में ज्यादा समय निकल जाएगा। अगर हम कहोगे तो वेरीफाई करके दिखा देंगे। इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस। मैं वो टॉपिक को लाना नहीं चाहता हूं, लेकिन थोड़ा क्लू की तरह याद रखो कि न्यूमेरिकल चुटकी में ओरल बन जाएगा। जो न्यूमेरिकल को जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले किया ना, ट्रांसलेटरी मोशन को एनालिसिस किए, ब्लॉक का, डिस्क का रोटेटरी मोशन एनालिसिस किए, दोनों को कोरिलेट किए, वैसे सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। आपको दो मोशन देखने की जरूरत नहीं, एक ही मोशन है, सीधा अल्फा निकालो और आंसर निकल गया। समझ में आ रहा? चलो थोड़ा चेक करके देखते हैं। अगर ये जो बॉडी है वो इस एक्सिस में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है तो सोचो भैया इस बॉडी के अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा। अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा सोचो। कोई पूछेगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, आप कहोगे ये घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में, डिस्टेंस 2r है तो वेलोसिटी हो गया ओमेगा इंटू 2r। बट ओमेगा इंटू r क्या है? v, सो इट इज कमिंग टू v, जो हम लोग देख चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट क्या है? 0। अच्छा कोई पूछेगा ये पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? देखो ये है इस एक्सिस में घूम रहा है तो ये पॉइंट ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है तो कितना स्पीड में घूमेगा? ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस। अगर ये r है, ये r है तो ये √2r है,
तो ये ओमेगा इंटू रूट टू आर, सो रूट टू ओमेगा आर इज रूट टू इंटू वी। समझ में आ रहा ना? अगर आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, इसका निकालो, दैट इज सेम एज दिस। इसमें क्या था, दोनों को निकालो और जोड़ो, यहां पर एक को निकालो, काम निकल जाता है। समझ में आया? तो जो जो चीजें हमें समझ में आया उसको हम लिखेंगे। अभी तो हम लोग रोलिंग मोशन का एनालॉगस सिस्टम डिस्कशन कर रहे थे। लेट अस सी पॉइंट नंबर 3। व्हेन ए बॉडी इज रोलिंग with speed v, the velocity of lowest point is 0 and velocity of highest point is 2v। हाइट पॉइंट का वेलोसिटी 2v है, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0। समझ में आया? ठीक है, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी, अच्छा, हाइट पॉइंट का वेलोसिटी 2v है, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 है। ओके, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 है, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 है, डज इट मीन इट्स एक्सीलरेशन इज 0? क्या लोएस्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन 0 है? सोचना है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट। अगर कोई एक पार्टिकल है उसका वेलोसिटी भी 0 है तो एक्सीलरेशन भी 0 है, मतलब एक्सीलरेशन 0 है, मतलब वेलोसिटी नहीं बदलेगा, मतलब वेलोसिटी 0 था तो 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा तो कहां जाएगा, वहीं पड़ा रहेगा। जो पार्टिकल का वेलोसिटी 0 एक्सीलरेशन 0 वहीं पे पड़ा रहेगा। अगर वेलोसिटी 0 एक्सीलरेशन 0 नहीं है तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगा और भागेगा, है कि नहीं? वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन 0 तो पड़ा रहेगा। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि जो लोएस्ट पॉइंट था क्या हरदम लोएस्ट पॉइंट में रहता है? ये रोल करते करते आगे निकल जाता है तो ये पॉइंट भी तो ऊपर चले जाता है। मतलब वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में 0 था, उसके बाद 0 नहीं था, मतलब एक्सीलरेशन 0 नहीं है। वेलोसिटी 0 है बट एक्सीलरेशन इज नॉट 0। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट? हमें पता करना है व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट। बस पहला इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि एक्सीलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट इज नॉट 0। बता देते हैं कितना है, आप लोग सुन लो। ठीक है, ये है सेंटर ऑफ द बॉडी विच इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v। ठीक है, हमें पता करना है व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्चुअल एक्सीलरेशन कैसे पता चलेगा? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करेंगे तो, क्योंकि ग्राउंड का एक्सीलरेशन 0 है। अच्छा, कोई बॉडी अगर रोल कर रहा है तो ये जो पॉइंट है ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। व्हेन इट इज रोलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन ए बॉडी इज रोलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये पॉइंट का एक्सीलरेशन तो 0 है क्योंकि इट इज ऑलवेज मूविंग विद वेलोसिटी v, है कि नहीं? इसका एक्सीलरेशन 0 है। इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 0 है। मतलब ग्राउंड का जो एक्सीलरेशन है उसका भी वही एक्सीलरेशन है। नाउ एक्सीलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड इज सेम एज एक्सीलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस, क्योंकि इन दोनों का एक्सीलरेशन बराबर है और दोनों 0 है। एक्सीलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर इज एक्सीलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट माइनस एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर। सेंटर का एक्सीलरेशन तो 0 है, इट इज ओनली द एक्सीलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट। तो यहां पर बैठा हुआ किसी चींटी को पूछेंगे बताओ इसका एक्सीलरेशन क्या है, वो देखेगा, चींटी क्या देखेगा, इस पॉइंट के पास 2 वेलोसिटी है, एक v है आगे की तरफ, एक एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा है पीछे की तरफ, जबकि इसके पास यहाँ पर क्या है v। तो इसको क्या लगेगा चींटी को? व्हाट इज द वेलोसिटी? ये लोएस्ट पॉइंट का तो वेलोसिटी 0 है, हम लोग देख चुके हैं, सबको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट 0 है, लेकिन ये पॉइंट का वेलोसिटी v है। यहाँ पर कोई बैठा होगा, उसको पूछेंगे इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, वो कहेगा वेलोसिटी 0 नहीं है, वो खुद आगे जा रहा है ना, उसको लगेगा कि ये पीछे जा रहा है वेलोसिटी v में, है कि नहीं? और उसको लगेगा कि ये वेलोसिटी v में पीछे की तरफ जा रहा है, घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में, रेडियस r का सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसको लगेगा। तो उसको पूछेंगे एक्सीलरेशन क्या है,
आप देखोगे कोई चीज अगर v स्पीड में किसी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका एक्सीलरेशन क्या कहोगे? सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, v स्क्वायर बाय r। नहीं तो आप कहोगे इसका एक्सीलरेशन क्या है? v स्क्वायर बाय r टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसको इसका कौन सा एक्सीलरेशन दिखेगा? v स्क्वायर बाय r। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रहे, इसको जो एक्सीलरेशन दिखेगा यहां पर खड़ा हुआ आदमी को सेम एक्सीलरेशन दिखेगा y, क्योंकि इसका और इसका दोनों का एक्सीलरेशन बराबर है। दोनों ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन बराबर है, दोनों का एक्सीलरेशन 0 है। क्या मेरी बात समझ में आया? तो इतना फंडा लगाने की कोई जरूरत नहीं। आपको क्या लिखना है? लिखना ये है कि एक्सीलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट इज नॉट 0। क्या लिखेंगे? एक्सीलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट is v square by r vertically upward। ठीक है। नेक्स्ट चीज ये है कि बताओ अगर ये बॉडी रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग की बात चल रहा है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर है फॉर प्योर रोलिंग, v इक्वल टू ओमेगा आर है। दोनों तरफ को डिफरेंशिएट कर देंगे। r तो रेडियस है, वो तो कांस्टेंट है, r इज नॉट गोइंग टू चेंज। dv by dt इज इक्वल टू r d ओमेगा by dt। dv by dt gives you acceleration of center, d omega by dt is angular acceleration about center। So pure rolling motion, acceleration of the center is related to angular acceleration about center into r, a is equal to alpha r। सर ये सारे चीज सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था, दोबारा पढ़ा रहे हैं। अरे दोबारा नहीं, वो चीज अलग था, वहां पर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन सेम पार्टिकल के रिलेटेड था। नाउ दे आर ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। क्या आपको सर्कुलर मोशन रोलिंग मोशन में अंतर समझ में आ रहा है ना? ओ वाला v इक्वल टू ओमेगा आर एंड ये वाला v इक्वल टू ओमेगा आर बराबर है कि अलग अलग है? अलग अलग है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये हो गया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जब कोई बॉडी रोल कर रहा है, सोचो हम कोई एक स्पीयर लिए, इस स्पीयर के ऊपर क्या किए, हमने ऐसे ऐसे ब्लैक कलर का पेंट लगा दिया, ब्लैक कलर का पेंट लगा दिया, वेट पेंट। अभी पेंट वेट है और इसको सपोज थोड़ा इमेजिन करो, इसको मैं ये डिस्क को रोल करवा दिया, अभी रोल करके आगे निकल गया, तो पेंट की दागी लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? फ्लोर पे लगेगा ना? लगेगा। थोड़ा सोचना और बताना, फ्लोर पे आपको क्या मिलेंगे? डॉट मार्क्स मिलेंगे ऐसे ऐसे, कि ऐसे ऐसे डैश मार्क्स मिलेंगे। अगर इसको रोल करवा दिया, यहाँ पर डॉट्स थे, तो ये नीचे डॉट मार्क मिलेंगे कि डैश मार्क मिलेंगे? डैश मार्क कब मिलेगा? जब ये डॉट जमीन के कांटेक्ट में आएगा और कोई थोड़ा इसको घिस देगा। तो डॉट मार्क कब आएगा? जब जमीन में कांटेक्ट में, जस्ट कांटेक्ट में आएगा और छूट जाएगा। तो कौन से कैसे मार्क आएंगे नीचे? डॉट मार्क और डैश मार्क। रोल कर रहा है, रोल करते वक्त लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या होता है? 0। जो पॉइंट लोएस्ट पॉइंट में आएगा उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तो घिसेगा नहीं, घिसेगा नहीं मतलब डॉट मार्क आएगा कि डैश मार्क आएगा? डॉट मार्क आएगा। आर यू एबल टू इमेजिन? हाँ, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 है, मतलब when it is coming in contact with ground its velocity becomes 0। अब जब जानते हो कि जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहां पे आता है? लोएस्ट पॉइंट भी तो आएगा जहां पर वो कांटेक्ट में है। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स मूव कर रहा है क्या? नहीं, उसका वेलोसिटी 0 है। सो नो वर्क इज डन बाय और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। ये नहीं कहेंगे फ्रिक्शन होगा नहीं, फ्रिक्शन होगा, हो सकता है होगा, नहीं होगा, और डिपेंड करता है केसेस और सिचुएशन के ऊपर। कभी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, कभी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, लेकिन कैसा भी हो, वर्क डन बाय और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? 0, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट इज 0। वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट में फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है वो पॉइंट तो मूव नहीं कर रहा है। सो व्हेन ए बॉडी इज इन रोलिंग मोशन, व्हेन ए बॉडी इज in rolling motion,
body is in rolling motion, the work done by or against friction is 0। फ्रिक्शनल फोर्स के चलते कोई वर्क नहीं होता है। कब? जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क डन बाय और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज 0। ठीक है, क्या रोलिंग मोशन आप लोगों को समझ में आया? टुडे इज सैटरडे, टुडे इज थर्सडे, वी हैव अनदर क्लास ऑन सैटरडे एंड संडे, नहीं? फाइन। तो अगर आपको इतना बढ़िया समझ में आया तो मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर देना। यहां पे हुआ यूं है कि एक डिस्क है, क्लियर? ये डिस्क के ऊपर हुआ यूं है कि थ्रेड ऊन किया गया है एंड दैट थ्रेड पासेस ओवर ए स्मूथ पुली, सपोज ऐसा करके एक थ्रेड आया है। ठीक है, अब हुआ यूं है कि यहां से एक ब्लॉक झूल रहा है। ये तो बहुत गंदा वाला डंडा हो गया, इसको भगाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना, देखते हैं। यस, आई होप यू आर एबल टू सी द सिचुएशन। ये कोई एक ब्लॉक है। अब ये जैसे छोड़ देंगे ये घूमते घूमते आगे जाएगा। सपोज हम कहेंगे ये डिस्टेंस है L। When disk moves a distance, disk moves a distance L, find distance moved by pluck। मतलब जब तक ये डिस्क L डिस्टेंस मूव करेगा, मैं मूव्स की जगह लिखूंगा और अप्रोप्रिएटली लिखूंगा डिस्क रोल्स ए डिस्टेंस L। बताओ ये कितना नीचे गया होगा? L डैश। क्वेश्चन समझ में आया? अब ये घूमेगा, घूमते घूमते आगे जाएगा तो ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। जब ये जाएगा L, ये आएगा कितना नीचे? आंसर को चैनल में छोड़िए। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।